गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीजों को पढ़ रहे हैं और आप लोगों का एनसीईआरटी आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप लोगों को एग्जाम्स में जब बैठेंगे तो एहसास होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपको पढ़ना है नंबर जो है 9 चैप्टर है क्षेत्रीय शक्तियों का संस्कृतियों का निर्माण, यानी कि जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं इनका निर्माण कैसे हुआ। आज हम लोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है। यानी कि जब हम किसी को तमिल या उड़िया कहते हैं इसका सामान्य सा अर्थ यह होता है कि वो या तो तमिल भाषा बोलता है या उड़िया भाषा बोलता है। आगे कह रहा है कि बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इससे पता चलता है कि उसकी भाषा तमिल होगी या उड़िया में होगी, वो तमिलनाडु का रहने वाला होगा या उड़ीसा का रहने वाला होगा। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। यानी कि इसी तरह से हम लोगों को किसी खास वस्त्र से, भोजन से, साथ ही काव्य से, नृत्य से, संगीत से भी जोड़ दिया करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजन सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। ये जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो हमें लगता है ये जो परंपराएं चली आ रही हैं, ये जो चीजें हैं ये हमें युगों युगांतरों से चली आ रही हैं, ऐसी हमें दिखाई देती है, ऐसा हमें समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कह रहा है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजन सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदली हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त यानी कि कुछ परंपराएं स्थानीय स्तर की अपनी होती हैं और बाकी जो परंपराएं होती हैं वो हम अडॉप्ट भी करते हैं अन्य क्षेत्रों से। यानी कि कुछ स्थानिक होती हैं और बाकी प्रभावित परंपराएं होती है। जैसे आप अपने आप को ही ले लीजिए, कुछ परंपराएं होंगी आपकी जो आपने अपने पूर्वजों से, अपने परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है या प्राप्त किया है, और बहुत सारी चीजें आपने बाहरी चीजों को एक्सेप्ट करके अपने अंदर नया परिवर्तन, नई तब्दीली लेकर के आए हैं। आगे कह रहा है कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्र में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। कुछ परंपराएं स्थानीय स्तर पर निकलती हैं लेकिन अन्य क्षेत्र में जाकर के नया रूप भी ले लेते हैं। चेर और मलयालम भाषा का विकास। चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में जो आज केरल के राज्य का हिस्सा है। देखिए महोदयपुरम कहाँ है, ये दक्षिण पश्चिम चेर राज्य जो है उसी का हिस्सा है जो कि वर्तमान में आपका केरल कहलाता है, यानी कि केरल राज्य का ही एक हिस्सा है। महोदयपुरम जो केरल के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के इलाके में पड़ता है। महोदयपुरम 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। ये जो महोदयपुरम है कब स्थापित किया गया है, केरल के दक्षिण पश्चिम में, तो 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है और ये चेर राज्यों का इलाका है। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी, यानी कि मलयालम भाषा आज भी केरल की भाषा है और उस समय भी मलयालम भाषा यहाँ पे संभवतः बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है आपका मलयालम भाषा, जो कहाँ बोली जा रही है, केरल में बोली जा रही है। ये चीज याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आगे मलयालम भाषा क्या है। देखिए मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। आपका मलयालम केरल की ही भाषा है, आज भी वहां का राजकीय भाषा माना जाता है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। देखिए जो मलयालम भाषा की संस्कृतियां हैं ये किसकी ऋणी है? प्रत्यक्ष रूप से ये संस्कृत की ऋणी है। ये चीज याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ, नाम देख लीजिए, लीला तिलकम। कहाँ का ग्रंथ है ये? केरल का ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है। लीला तिलकम कैसा बुक है? व्याकरण है और काव्य शास्त्र पर आधारित पुस्तक है आपका लीला तिलकम, जो 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है। विषयक है मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। और ये लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया है? शैली का नाम है मणि प्रवालम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है लीला तिलकम। विषय वस्तु क्या है? व्याकरण और काव्य शास्त्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मणि मतलब हो गया हीरा, प्रवाल मतलब हो गया मूंगा, तो मणि प्रवालम का मतलब क्या हो गया? हीरा और मूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन आया है नेट में कि अमुक्त माल्यद का क्या अर्थ होता है, तो अमुक्त माल्यद का अर्थ होता है कि मोतियों की माला। मौक्तिक मतलब होता है जो है आपका मोती, और माला मीन्स हो गया माला, तो मोतियों की माला का मतलब है अमुक्त माल्यद शब्द का अर्थ। ऐसे ही देखिए मणि प्रवालम का क्या अर्थ है? हीरा और मूंगा। हो सकता है नेक्स्ट बार ये क्वेश्चन पूछ ले कि मणि प्रवालम का क्या अर्थ है? हीरा और मूंगा इसका अर्थ है जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ये चीज याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है ये पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं आपको समझ में आए होंगे, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। शासक और धार्मिक परंपराएं क्या है? जगन्नाथी संप्रदाय क्या है? अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई ही। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय। देखिए अन्य बहुत सारे क्षेत्रीय जो आपके संस्कृतियां हैं वो भी डेवलप कर रही हैं, और इसका एक उदाहरण आपके सामने और भी है क्षेत्रीय जो है संस्कृतियों के डेवलपमेंट का। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का जो संप्रदाय है, जगन्नाथ संप्रदाय का उदय भी आपके क्षेत्रीय संस्कृतियों में से एक उदाहरण है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। जगन्नाथ शब्द विष्णु का पर्यायवाची है, जिसका मतलब होता है दुनिया का स्वामी, जगत का नाथ। जगन्नाथ दुनिया का स्वामी जो विष्णु शब्द का पर्यायवाची है। ये भी एक संप्रदाय के रूप में उड़ीसा के पुरी में डेवलप हुआ है, जो कि एक क्षेत्रीय संस्कृति है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा, काष्ठ मतलब लकड़ी की, प्रतिमा मतलब मूर्तियां स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। आज भी स्थानीय जो जनजातियां हैं उड़ीसा की, वो जगन्नाथ की प्रतिमा लकड़ी की बनाती हैं, उनके द्वारा बनाई जाती है। काफी फेमस पॉइंट है ये, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता है। इससे पता चलता है कि जगन्नाथ एक स्थानीय देवता है, ये ग्लोबल देवता नहीं है या राष्ट्रीय देवता नहीं है, बल्कि एक स्थानीय देवता है जिसको स्थानीय स्तर पर जनजातियों के द्वारा उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनका संप्रदाय चलाया गया है, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। आगे चलकर जगन्नाथ को किसका रूप मान लिया गया? विष्णु का। कल की क्लास में आपने देखा था कि जो महत्वपूर्ण देवता हैं जैसे विष्णु हो गए, शिव हो गए, दुर्गा हो गई, इन्हीं के रूपों से स्थानीय देवताओं को जोड़ दिया गया, इन्हीं के अवतारों का रूप दे दिया गया और सभी को कह दिया गया कि इन्हीं के अवतार हैं। तो देखिए एक जगन्नाथ भी आपके सामने आ चुका है, इन्हीं विष्णु का अवतार या उन्हीं का रूप या उन्हीं का स्वरूप माना गया है, जो स्थानीय स्तर पे उड़ीसा में फेमस है। आज भी पुरी में जगन्नाथ मंदिर है और उनका रथ यात्रा भी निकलता है पुरी में, आप सभी को पता है ये चीजें। आगे देख लीजिए,
कह रहा है 12वीं शताब्दी में गंग वंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गंग वंश उड़ीसा में था। गंग वंश जो कब है? 12वीं शताब्दी में है। एक अत्यंत प्रतापी शासक जिनका नाम है अनंत वर्मन। ये क्वेश्चन आया है, राजा का नाम क्या है? अनंत वर्मन। कहाँ के राजा हैं? उड़ीसा के। किस वंश के हैं? गंग वंश के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। यानी कि जगन्नाथ का जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है किसने बनवाया है? अनंत वर्मन ने बनाया है। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का, ये भी इसी वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया है, जो गंग राजवंश के राजा हैं जिनका नाम है नरसिंह वर्मन। इन्होंने उड़ीसा का सूर्य मंदिर बनाया जिसे कोणार्क मंदिर कहा जाता है। इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और ये काफी फेमस पॉइंट है, एग्जाम में सारे आए हुए हैं तो याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन ने बनवाया है, पुरी को अनंत वर्मन ने बनाया है। गंग वंश के राजा हैं और उड़ीसा में शासन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्यों-ज्यों इन मंदिरों को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्रदान होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इनकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। जो उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है ये वहां का काफी फेमस मंदिर है और जिसने भी इस क्षेत्र को जीता, चाहे मुगलों ने, चाहे मराठों ने, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सब ने चाहा कि उनका उस मंदिर पर प्रभुत्व हो जाए, उस मंदिर पर अधिकार हो जाए। रीजन कि उन्हें लगता है कि जिसका प्रभुत्व इस मंदिर पर हो जाएगा उसको वहां की जनता आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी और मान लेगी कि उस मंदिर के भगवान का आशीर्वाद उस पर है या ईश्वर की मर्जी है कि उसका शासन यहाँ पे चले और जनता आसानी से उस राजा को एक्सेप्ट कर लेगी। इसलिए इनका जो टारगेट होता था मेन की मंदिर पर अधिकार कर लेना, जगन्नाथ मंदिर पर अधिकार कर लेना या प्रभुत्व स्थापित कर लेना। सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। राजपूत अपनी सूरवीरता, अपनी अदम्य साहस, अपने उसूलों के लिए जाने जाते हैं और ये प्राचीन काल से मध्यकाल में, खास करके मध्यकाल राजपूतों का काल माना जाता है। शुरुआती दौर का जो मध्यकाल है छोटे छोटे क्षेत्रीय राजपूत शक्तियों के उदय का काल है और इसमें आप देख रहे हैं राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर का वो इलाका जहां पे राजपूतों की संख्या ज्यादा थी, इसको अंग्रेज लोग राजपूताना कहा करते थे, जो कि राजस्थान में पड़ता था। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। लेकिन ये बात आंशिक रूप से सत्य है क्योंकि राजपूताना से पता चल रहा है कि वहां पर केवल राजपूत ही रहते थे, लेकिन ये सही नहीं है कि वहां पे सिर्फ राजपूत ही रहते थे, वहां पर अन्य लोग भी हैं। आंशिक रूप से ये सत्य है। ऐसा अनेक समूह, यानी कि ऐसे अनेक समूह थे वहां पे जो आज भी हैं, तब भी अनेक समूह थे उनके अलावा और आज भी हैं, जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये राजपूताना जो इलाका कहलाता है, यहाँ की जो संस्कृति है, चाहे मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, जो वहाँ के संस्कार, जो रहन सहन, जो खान पान, जो ड्रेस पैटर्न, जो कल्चर डेवलप हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है या किसको क्रेडिट दिया जाता है? तो राजपूतों को दिया जाता है। ये संस्कृतियां, परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों एवं अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर
विभिन्न, यानी कि आज के जो राजस्थान है इसके अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों के बारे में बातें की जा रही हैं। ये काफी वीर हैं, काफी बहादुर हैं और इन्होंने मोस्टली युद्ध में लड़ते हुए अपने जान, अपने प्राण को गंवाना ज्यादा अच्छा समझा, लेकिन पीठ दिखा के युद्ध भूमि से भागना इन्हें बिल्कुल भी गंवारा नहीं था। इसमें से एक नाम आपने पृथ्वीराज चौहान का पढ़ा है अध्याय 2 में, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय और राय पिथौरा भी कहा जाता है। ये भी इन्हीं शासकों में से एक महान शासक है। राजपूतों में सबसे महान शासक इन्हें कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा। राजपूत सूरवीर की कहानियां काव्य एवं गीतों में सुरक्षित है। उनकी जो राजपूतों की सूरवीरता और कहानियां जो है, मतलब बातें जो है वो कहानियों में और काव्यों तथा गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाट द्वारा गाई जाती थी। ये देखिए राजपूतों की जो सूरवीरता की कहानियां हैं ये किसके द्वारा विशेषता गाई जाती हैं? वहां के चारण भाट एक तरह से कहिए कि जाति है जो ये गाने को या इस गीतों को, कहानियों को, काव्यों को गा गा के लोगों को सुनाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेग का चित्रण होता था। इन कहानियों में कौन सी चीजें होती थी जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जो लोगों को उत्तेजित करे? जिसमें क्या आता है? स्वामी भक्ति, अपने स्वामी के प्रति समर्पण, मित्रता यानी कि दोस्त के लिए कुछ भी कर जाना, प्रेम, शौर्य, क्रोध, इन सभी का ये क्या करते हैं? इन सभी जो संवेग हमारे अंदर से प्रबल होते हैं इन्हीं को ये बढ़ाने का, जगाने का काम करते थे। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, कभी कभी वो झगड़े का रीजन बन जाया करती थी। क्योंकि मोस्टली क्या होता था, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे, यानी कि कोई स्त्री को जीतने के लिए आक्रमण करेगा तो निश्चित ही कोई उसकी सुरक्षा के लिए लड़ेगा। तो कभी कभी ये युद्ध का कारण बन जाया करती थी जब स्त्रियों को जीतने के लिए या उनकी रक्षा करने के लिए ये आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवा द्वारा अपने मृतक पति की चिता पर स्वयं को जला देने की परंपरा को ही सती कहते हैं, यानी कि वो जीवित रहते भी पति के साथ और उनकी मृत्यु होने पर भी उन्हीं के साथ जल जाया करती थी। ये देखिए वो क्षेत्र इलाके हैं जहां पे राजपूतों का उदय हुआ है। आप देख रहे हैं असम से लेकर के राजस्थान, गुजरात सभी क्षेत्रों में आपको राजपूत राजवंश देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल तक भी आप देख सकते हैं। निश्चित ही काफी बड़े इलाके में क्षेत्रीय रूप से राजपूतों का उदय हुआ था। चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। चलिए क्षेत्रीय जो सीमा है उसके परे कथक नृत्य की कहानी को देख लेते हैं हम लोग कि क्या है इसमें। कह रहा है यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप में मिल सकती हैं तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। कथक के इतिहास को देखते हैं हम लोग। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक का ज्यादातर जो विस्तार है कहाँ है? उत्तर भारत में है। आपके यूपी का भी ये क्या है? लोक नृत्य, यानी कि यूपी का जो एक तरीके से शास्त्रीय नृत्य है या इंडिया का शास्त्रीय नृत्य जो यूपी में माना जाता है कथक ही है। कथक शब्द का मतलब क्या होता है? कथा से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानियों के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कि कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने काव्य वचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं सदियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार
के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। कथक क्या है? ये वहां के स्थानीय कुछ ऐसे गायक हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने हाव भाव से, अपनी कहानियों से, अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों को अपनी बातों को, अपनी चीजों को अभिव्यक्त करते हैं और यही चल के आगे कथक का रूप ले लेता है, जो कि आज आपका शास्त्रीय नृत्य का रूप ले चुका है। और इसका विषय वस्तु क्या होता है? राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कि कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। राधा कृष्ण की जो आख्यान है, जो कहानियां हैं, जिसको रास लीला कहा जाता था, इसके माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। रास लीला में जो मूल जो मतलब चीजें हैं, उसके साथ साथ उनके हाव भाव भी जुड़े होते थे। यानी कि कहानी तो राधा कृष्ण का है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे आप? निश्चित ही आपके अपने तरीके होंगे, कुछ आप उसमें और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और भी अच्छे हाव भाव शामिल करेंगे, तब जाकर के वो और भी इंटरेस्टिंग होगा और लोग उसको देखना पसंद करेंगे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। जो मुगल अभिजात हैं यानी कि मुगल अमीर हैं, इनके टाइम पीरियड में जो कथक है ये राज दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था। राज दरबारों में ये डांस और अभिव्यक्ति के रूप में होता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए। जहां ये धीरे धीरे करके इतना लोकप्रिय हो गया कि वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य बन गया, वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। आगे चल के जो आपका कथक है ये दो परंपराओं या घरानों में फला फूला। ये क्वेश्चन आता है कि कथक किस घराने से जुड़ा है? तो एक है आपका लखनऊ घराना और दूसरा है आपका जयपुर घराना। इन दोनों घरानों से ये जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला रूप में जो है उभरा। ये क्वेश्चन आता है कि कथक कौन से नवाब के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा डेवलप किया था, सबसे ज्यादा फला फूला था? तो कौन हो जाएंगे? वाजिद अली शाह के टाइम पीरियड में कथक सबसे ज्यादा डेवलप किया था, सबसे ज्यादा संरक्षण इन्होंने ही कथक को दिया है। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इस दोनों क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी जो है पक्के रूप से क्या हो गया? फैल गया। यानी कि कथक सिर्फ आपके लखनऊ और जयपुर से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि आसपास का जो भी इलाका है, कश्मीर से लेके मध्य प्रदेश के जितने भी इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों में कथक का फैलाव हो गया या कथक जो है देखने को मिलता है या उसका विस्तार हो गया था। तो आपने देखा कथक का विकास कैसे हुआ, कथा कहने वाले लोगों के द्वारा शुरू किया गया, धीरे धीरे राज दरबारों को ने इन्हें संरक्षण दिया और ये फेमस होते होते बढ़ते बढ़ते काफी जो है प्रचलित हो गए थे। द्रुत पद संचालन यानी कि तेजी से पैर का संचालन, उत्तम वेशभूषा यानी कि बहुत ही बेहतरीन अपना जो वेशभूषा बनाते हैं, तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। इसमें क्या किया गया? तेजी से पद संचालन होता था, बेहतर तरीके से वो सज धज के आते थे। इसके अलावा कहानी के माध्यम से इस कथक के नाटक को या बातों को या नृत्य को प्रस्तुत किया जाता था। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, फिर भी वह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। ये जो कथक है इसको अंग्रेजों ने तो नापसंद कर दिया, लेकिन गणिकाओं के द्वारा ये किया जाता रहा और जीवित बचा रहा, समाप्त नहीं हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। वर्तमान में आपके देश में लगभग 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से एक आपका कथक भी है। देखिए आपके सामने आ चुका है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या है, इसका क्या मतलब है? कह रहा है किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो? क्या आप शास्त्रीय उसे कहेंगे जिसका विषय धार्मिक हो? अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय नृत्य इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होती है? अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसके विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है?
यानी कि आप शास्त्रीय नृत्य किसे कहेंगे? उसे जो धार्मिक नृत्य है, या उसे जिसके कुछ नियम कानून है, या उसे जिसकी एक लंबी परंपरा है, बिना प्रशिक्षण के आप उसको कर नहीं सकते। आप देख रहे हैं, या नियम कानून जिसमें बदलाव नहीं आता है, वो उसी के साथ चलता रहता है, आप शास्त्रीय नृत्य किसे कहेंगे? इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं कि या तो धार्मिक हो, दूसरा कह रहा है कि अत्यधिक कौशल वाले चीजें, जिसके पास कौशल हो, या जो नियम के अनुसार प्रस्तुत किया जाए, उसे किसे कहेंगे आप शास्त्रीय नृत्य? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं, जिसे शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। जिसे हम शास्त्रीय नृत्य का विशिष्ट लक्षण बताते हैं, ये लक्षण क्षेत्रीय स्तर के नृत्य कलाओं में भी देखने को मिलता है, तो किस आधार पे हम इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देते हैं? कह रहा है यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द सही नहीं होता। यानी कि शास्त्रीय शब्द से हमें पता चल जाता है कि ये जो भी कला के साथ या जिसके साथ भी जुड़ रहा है, वो निश्चित ही बहुत विशेष होगा, तभी हम उसको शास्त्रीय कह रहे हैं। लेकिन हमेशा ये सटीक नहीं होता। बहुत सारे नृत्य आपके ऐसे भी हैं जिनके साथ शास्त्रीय शब्द नहीं जुड़ा है, लेकिन वो सारी विशिष्टताएं रखते हैं जो एक शास्त्रीय नृत्य में होनी चाहिए। वही कह रहा है यहाँ पे। देखिए शास्त्रीय नृत्य में आपका भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। उड़ीसा का उड़िया है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है, और सत्रिया असम का है। कथक आपने देख ही लिया कि आपकी यूपी का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। इस तरह से लगभग 8 शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में आपके देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। संरक्षकों के लिए चित्रकला। देखिए आपके सामने आ चुका है चित्रकला। सब आपके संस्कृतियों के ही पार्ट हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, मंदिर और अन्य परंपराएं। तो कह रहा है एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई, वह थी लघु चित्र की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है, छोटे आकार के चित्र होते थे। लघु चित्र का मतलब जिनका आकार छोटा होता था, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों और तथा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। प्राचीनतम जो लघु चित्र है किस पर चित्रित किए जाते हैं? ताल पत्रों पर और लकड़ी की तख्तियों पर जल रंगों के द्वारा चित्रित किए जाते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे हैं। यानी कि पश्चिम भारत में जैन ग्रंथों को खूबसूरत बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए जिन चित्रों का उपयोग किया गया, वो सबसे अच्छे किस्म के छोटे आपके चित्र हैं या चित्रकला हैं। मुगल बादशाह अकबर, देखिए मुगल बादशाह अकबर ने भी चित्रकला को बढ़ावा दिया, जहांगीर ने भी, और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियों को चित्रित करते थे। देखिए ये जो चित्र बनाते थे, किसको चित्रित करते थे? तो ये मोस्टली इतिहास के पन्नों को चित्रित करते थे, काव्यों के पन्नों को चित्रित करते थे, और पांडुलिपियों को चित्रित करते थे मोस्टली। इसके अलावा पशुओं के चित्र बनाना, मानव के चित्र बनाना, प्राकृतिक चित्र बनाना, ये भी किया करते थे। और चित्रकला का स्वर्ण काल तो आप सभी को पता है, जहांगीर के काल को कहा जाता है। इन्हीं के टाइम में मंसूर हैं, अबुल समद हैं। मंसूर जो है पशु पक्षियों के चित्र बनाते हैं, और आपके अबुल समद व्यक्तियों के चित्र बनाने में फेमस है। दोनों लोग जहांगीर के टाइम में है और अकबर के टाइम पीरियड में आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर में। आप लोग अगर और डिटेल में जानना चाहें चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में, तो आप लोग आर्ट एंड कल्चर का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आगे कह रहा है ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी, और उनमें दरबार के दृश्य भी होते थे, लड़ाइयां भी होती थी, शिकार के दृश्य भी होते थे, और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू भी चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। आज भी आप पेंटिंग गिफ्ट किया करते हैं, उस टाइम पे भी पेंटिंग गिफ्ट किए जाते थे। और ये कुछ गिने चुने लोगों जैसे कि बादशाह, उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। जो गिफ्ट में मिलते थे
वो मोस्टली राजा और उनके घनिष्ठ लोग ही देख सकते हैं, हर कोई राजा को मिले गिफ्ट का पेंटिंग नहीं देख सकता था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों में चले गए, जिसको अध्याय 10 में आप देखोगे कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो कैसे उनके दरबार में रहने वाले जो चित्रकार हैं वो अन्य उभरने वाले क्षेत्रीय राजाओं के या राज्यों में चले गए थे। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी जो है होता रहा। यानी कि जो मुगल दरबार से चित्रकार गए उनकी अपनी खासियत थी, अपनी क्वालिटी थी, उन लोगों ने अपनी उस खासियत उस क्वालिटी को बनाए रखा, साथ ही दूसरे जो क्षेत्र के कला थे उसको भी प्रभावित किया, लेकिन अपने मूल को नष्ट नहीं होने दिया। आगे कह रहा है कि शासकों तथा उनके दरबार के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्र जो है बराबर जारी रहा। यानी कि इन्होंने बहुत सारे दृश्यों का जो है चित्रण किया था। इसके साथ साथ मेवाड़ में भी चित्रकला का विकास हुआ, जोधपुर में अलग चित्रकला का विकास हुआ, बूंदी शैली अलग चित्रकला है, कोटा शैली अलग चित्रकला है, किशनगढ़ शैली में ही आपका बना है भारत का मोनालिसा पेंटिंग, निहाल चंद की प्रेमिका की उसमें बनाया गया एक चश्म पेंटिंग जिसको भारत का मोनालिसा कहता है, किशनगढ़ की शैली में ही बना है। जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी में। देखिए हिमाचल प्रदेश में हिमालय की जो तलहटी है यहाँ पर भी अलग चित्रकला शैली का विकास हुआ। ये क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश में या हिमालय की तलहटी में किस चित्रकला शैली का विकास हुआ था, ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये शैली का नाम आप ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये कब हुआ है, तो ये भी याद रखें। इन इलाकों में 17वीं शताब्दी के बाद वाले विषय में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला का विकास हुआ है। एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रवण शैली का विकास हो गया जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि बसोहली शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये याद रखिएगा हिमालय की तलहटी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में चित्रकला की बसोहली शैली का विकास हुआ है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। भानुदत्त की रसमंजरी को जो चित्रित किया गया है सबसे फेमस चित्र है यहाँ का। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में, तो यहाँ पे जो माहौल बन गया, इस माहौल से बचने के लिए मैदानी बेल्ट से जो चित्रकार हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए और वहां जाकर के इस तरह की चित्रकला की नई नई शैलियों का इन्होंने विकास किया है। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ से जाकर के ऊपर के क्षेत्रों में नई नई चित्रकला शैलियों का विकास करने का काम किया है। देखिए कितना खूबसूरत पेंटिंग है उस समय का जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ हुनर, टेक्नोलॉजी और विद्वता की कमी नहीं थी। प्राचीन काल से ही भारत इन सभी क्षेत्रों में काफी संपन्न है और अपने एक बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता था। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले। जैसे वहां पहुंचे वहां बहुत सारे लोगों ने उनको संरक्षण दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। और वहां पे कौन सी शैली विकसित हुई? कांगड़ा शैली का विकास किया। जो मुगल दरबारों के जो चित्रकार हैं ऊपर के क्षेत्रों में गए तो कौन सी शैली का विकास किया? कांगड़ा शैली का विकास किया। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। इसकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का जो है काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है। कोमल रंग यानी कि सॉफ्ट कलर, जिनका कलर हल्का हो, और काव्यात्मक जो चीजें हैं उसी को निरूपित करने के लिए ये काव्य शैली का विकास हुआ जिसे कांगड़ा शैली कहा गया। आगे कह रहा है स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों पर
दीवारों पर, कपड़ों पर, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहते थे। आम लोग भी चित्रकला बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? फर्श पे बनाते हैं, दीवारों पे बनाते हैं, बर्तनों पे बनाते हैं, कपड़ों पर बनाते हैं, लेकिन उसको कोई संरक्षण नहीं देता तो मोस्टली ये नष्ट हो जाया करते थे। लेकिन वो लघु चित्र जो राज दरबारों में और बड़े बड़े लोगों के यहाँ बनते थे, वो लंबे समय तक संरक्षित रखते थे और उन्हें हम लंबे समय तक प्राप्त करने में सक्षम हुए। लेकिन आम लोगों के द्वारा जो चीजें बनाई गई वो हमें देखने को बहुत कम मिलती हैं। बंगाल नजदीक से एक नजर, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली, जो कि आपकी एक भाषा है, बंगला ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? क्षेत्रीय भाषा का विकास, यानी कि कह रहा है कि बांग्ला भाषा नाम सुनते ही हमें लगता है कि जो बंगाली है इनका बांग्ला भाषा मातृभाषा है और ये इसी पर इनका नाम जो है बंगाली पड़ा है। और ये भी पता चलता है कि बंगाली का जो उद्भव है वो आपका माना जाता है कि संस्कृत से हुआ है। लेकिन जब किताबों को पढ़िए तो पता चलता है कि बंगाली भाषा का विकास संस्कृत से नहीं हुआ है। तो फिर इस भाषा का विकास कैसे हुआ, ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है। कह रहा है ईसा पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध, जो दक्षिण बिहार है, के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। यानी कि जो ईसा पूर्व है चौथी और तीसरी शताब्दी के आसपास बंगाल यानी कि मगध से बंगाल के क्षेत्र में व्यापार बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था, जिसकी वजह से या जिसके कारण संभवतः क्या हुआ होगा, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। मगध क्षेत्र में जो ब्राह्मण थे जो संस्कृत बोलते थे, निश्चित ही अब वहां से संस्कृत का ट्रांसफर बंगाल की तरफ होगा और उसका प्रभाव बढ़ेगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। यानी कि यहाँ से जो ब्राह्मण है वो जाकर के बंगाल में बसने लगे और धीरे धीरे करके वहां पे संस्कृत भाषा का इतना विस्तार हो गया कि ह्वेनसांग जब भारत आए और उन्होंने बंगाल का भ्रमण किया तो वहां पे देखा कि सर्वत्र ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं, संस्कृत भाषा का प्रयोग हो रहा है। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 8वीं शताब्दी आते आते बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ। पाल वंश के संस्थापक गोपाल को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक धर्मपाल को माना जाता है और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया था और साथ ही बनाया था सोमपुर बिहार। तो याद रखिएगा ये पाल वंश है जिसका उद्भव 8वीं शताब्दी में हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है जिसको अध्याय 2 में आपने पढ़ा है। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। बंगाल पर जो है सुल्तानों का शासन रहा 14वीं से 16वीं शताब्दी के दरमियान, जो दिल्ली के शासकों से स्वतंत्र थे। यानी कि उनका जो दिल्ली के सुल्तान है उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, वो अपने आप को स्वतंत्र रख करके शासन कर रहे हैं, जो बंगाल में शासन कर रहे हैं। ये चीज भी याद रखिएगा, बंगाल दिल्ली से काफी दूर था तो वहां पे मोस्टली लोगों का नियंत्रण नहीं रहता था। अक्सर वहां पे विद्रोह हो जाया करते थे और लोग अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे। इसीलिए इसको प्राचीन काल से विद्रोह का क्षेत्र भी कहा जाता है या विद्रोह का गढ़ भी कहा जाता है। तो लखनौती जो बंगाल में पड़ता है यहाँ पे अक्सर विद्रोह हो जाया करते थे और दिल्ली के किसी भी राजा का ज्यादा दिनों तक कंट्रोल बंगाल पे नहीं रहता था, चाहे वो एंशिएंट काल हो या आपका मिडिवल काल हो या आपका मॉडर्न काल हो, बंगाल मोस्टली स्वतंत्र ही रहता था।
1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। यानी कि उस समय बंगाल की जो प्रशासनिक भाषा है वो फारसी बना दिया गया, लेकिन क्षेत्रीय भाषा का भी बड़े पैमाने पर विकास हुआ, क्योंकि अकबर ने इस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और इसको अपने साम्राज्य का एक सूबा यानी कि प्रांत बना दिया था। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एवं सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्य भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यप बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। जो बंगाली है ये भाषा संस्कृत से ही निकली है, लेकिन अपने विकास क्रम में ये अन्य भाषाओं, अन्य बोलियों से भी प्रभावित हुआ है, जिसमें वहां की स्थानीय भाषा, जनजातियों की भाषा, विदेशी भाषा, अंग्रेजों की भाषा, मुगलों की भाषा, सभी भाषाओं के शब्दकोशों से मिलकर के आज की बंगाली का विकास हुआ है, जो संस्कृत जिसकी जननी है, लेकिन उस पर बाहरी प्रभाव बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो बंगाली साहित्य है इसको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है, एक श्रेणी किसकी ऋणी है? संस्कृत की, और दूसरी उससे स्वतंत्र है, दूसरी संस्कृत से स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, जिसमें आपके आएंगे मंगल काव्य। शाब्दिक अर्थ होता है शुभ, यानी कि मंगलकाली या मंगलिक या मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित हैं। और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा, इन्हीं क्षेत्र से जुड़े हैं। ये जीवनियां जुड़ी है, जो अध्याय 8 में आपने देखा था चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो कि संत थे। दूसरी श्रेणी में क्या आता है? दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, योगी चंद्र के गीत, ये क्या है? नाथ साहित्य है। मैनामती और गोपी चंद्र के जो गीत हैं इसे नाथ साहित्य कहा जाता है। और धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित गीत और साथ ही धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां हैं। और जो है इसके अलावा और क्या है? पारी कथाएं हैं और लोक कथाएं आदि, और गाथा गीत भी आते हैं। देखिए, गाथा गीत है, लोक कथाएं हैं, परिक गीत हैं, कहानियां हैं, पूजा से जुड़ा हुआ है, गोपी चंद्र और मैनामती की गीत है। ये सब दूसरी श्रेणी के साहित्य हैं। पहले में आपने मैनामती, गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर, इनके बारे में पढ़ना है। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेषण जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को अधिक बाधाओं के समक्ष सन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देवता है। धर्म ठाकुर कौन है? एक लोकप्रिय क्षेत्रीय देवता है, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। ये मैनामती, गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में है, जो कि आपके बंगाल के संस्कृति या कहिए कि धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है। क्यों सरल है? आपने देखा कि दो श्रेणी में यहाँ के काव्य ग्रंथ हैं। पहली श्रेणी में धार्मिक चीजें ज्यादा आती हैं, जिसमें महाकाव्यों पर लिखी गई जो मतलब रचनाएं हैं वो हैं, जो देवी देवताओं से हैं, मंगल काव्य है, ये सारी चीजें हैं। दूसरा कह रहा है आपका कि जो ये पहली श्रेणी की बातें हैं जो संस्कृत में लिखी गई हैं, इनको थोड़ा समझना, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान है, सरल है। वही कह रहा है कि अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। क्योंकि ये जो आपकी पहली श्रेणी की कृतियां हैं, इनके हमारे पास बहुत सारे पांडुलिपियां हैं, बहुत सारे साक्ष्य हैं, जिनकी रचना कब हुई है? तो ये हुई है आपके
15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग में किया गया है। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता। और दूसरी श्रेणी की जो कृतियां हैं वो ज़्यादातर मौखिक रूप से कह करके या सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये गई हैं। इसी वजह से इनका हमारे पास कोई बहुत बढ़िया स्रोत या साक्ष्य नहीं है। आगे कह रहा है वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। ये कहाँ पे ज़्यादा लोकप्रिय है? जहाँ पे ब्राह्मणों का प्रभाव ज़्यादातर कम है, यानी कि ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। पीर और मंदिर, चलिए देख लेते हैं पीर किसे कहते हैं और मंदिर क्या है। पीर और मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं। कह रहा 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्व बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। आप देख रहे हैं कब ये प्रवास कर रहे हैं? 16वीं शताब्दी में लोगों ने क्या किया, जो कम उपजाऊ बंगाल का क्षेत्र है उसको छोड़ करके ये दक्षिण पूर्व बंगाल का जो जंगली और दलदली इलाका है इस तरफ पलायन कर रहे हैं या प्रवास कर रहे हैं। और प्रवास जैसे जैसे ये करेंगे वैसे वैसे इन क्षेत्रों में क्या होगा, ज्यों-ज्यों वो पूर्व की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे उन्होंने वहाँ के जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करना प्रारंभ कर दिया। सनह यानी कि धीरे धीरे स्थानीय मछुआर तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे, किसान के नए समुदाय में मिल गए। और ये लोग जो अभी कृषि करना शुरू कर रहे हैं, जो ये जंगलों को साफ कर रहे हैं, ये ज़्यादातर मछुआरे हैं और जनजातियां हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ये कृषक हो गए और कृषकों की श्रेणी में शामिल हो गए, यानी कि वैश्य श्रेणी में, उत्पादक की श्रेणी में ये शामिल हो रहे हैं, जो जनजातियां हैं, जो आपके मछुआरे हैं। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया और इसी दरमियान यानी कि 16वीं शताब्दी में ही बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण भी स्थापित हो गया। चूंकि आप देख रहे हैं ये टाइम पीरियड अकबर के हैं, तो अकबर के टाइम पीरियड में इन क्षेत्रों में काफ़ी जो है साम्राज्य विस्तार किया गया। उनके साम्राज्य का एक सूबा भी है आपका बंगाल अकबर के टाइम पीरियड में, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर को अपनी राजधानी बनाई। मुगलों ने जो पूर्वी डेल्टा भाग है इसके मध्य में जो नगर स्थित है जिसका नाम है ढाका, इसको इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई है। ये चीज याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे कह रहा है अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे। और ये जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अक्सर क्षेत्र पर क्या कर लेते हैं, मस्जिदें बना लेते हैं, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती है। और इस इलाके में इन्हीं मस्जिदों पर लोगों का धार्मिक रूपांतरण किया जाता है, यानी कि दूसरे धर्म से इस्लाम में लाने का प्रयास किया जाता है इन्हीं मस्जिदों या धार्मिक स्थानों पर। आगे कह रहा प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। शुरुआत में जो नए नए लोग आकर के यहाँ पे बस रहे हैं वो आश्वासन चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं कि उन्हें वहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी या वो वहाँ पे सिक्योर हैं। और ये कौन दे रहा है उनको आश्वासन? जो नेता लोग हैं वो आश्वासन दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं होने वाली है। ये चीज याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। कभी कभी ऐसा माना जाता था कि ये जो नेता हैं, जो लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो कन्विंस कर रहे हैं, इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, यानी कि ईश्वरीय शक्तियां हैं। और ऐसे लोगों को लोग क्या कहते हैं, पीर कहा करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स। कह रहा है कि पीर श्रेणी में, पीरों की जो श्रेणी है या इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और
यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल है। और ये पीर केवल इस्लाम से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, इस पीर में देखिए सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास थोड़ा सा अतिरिक्त जो है मतलब एक तरीके से के लोगों को अट्रैक्ट करने का शक्ति है, या एक तरीके से के योद्धा हैं, वो देवत्व प्राप्त सैनिक हैं, साहसी उपनिवेशी हैं, धार्मिक महानुभाव हैं, हिंदू बौद्ध धर्म से जुड़े हुए देवता हैं और साथ ही जीवात्माएं, ये सभी पीर कहलाते हैं। पीरों की पूजा पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। जो पीर हैं इनकी पूजा पद्धति भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई और इनकी मज़ारें बंगाल में सभी जगह पाई जाने लगी। आगे कह रहा है कि बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर बनाए जाने लगे, तेज़ी से मंदिर बन रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके 19वीं शताब्दी आते आते मंदिर बनाने की जो शैली है या जो संख्या है या जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम हो गई थी। आगे कह रहा है हमने देखा है अध्याय 2 और 5 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। यानी कि मंदिर कौन बना रहा है? जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, और वो इसके द्वारा अपने शक्ति का और अपनी भक्ति दोनों का क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन करना चाहते हैं। आगे कह रहा है मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन लोगों के द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इसके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, जिनको स्थानीय स्तर पर तेली कहा जाता है, कंसारी जो घंटा धातु के कारीगर हुआ करते थे, आदि के समर्थन से बने थे। जो निम्न कोटि के चीज़ों का यूज करके मंदिर बन रहे हैं, जिसमें ईंट का यूज हो रहा है, गारे का यूज हो रहा है, ये कौन बनाए, किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? तो मोस्टली छोटे छोटे कारीगरों के द्वारा बनाए जा रहे हैं जो निम्न कोटि के हैं। आगे कह रहा है कि यूरोपियों की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इस अवसर का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। यानी कि फिर धीरे धीरे कंपनी का आगमन हुआ बंगाल के क्षेत्र में। कंपनी के आने से व्यापार और वाणिज्य बढ़ा। व्यापार और वाणिज्य बढ़ने से लोगों के पास धन संपत्ति है, यानी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई, और जब उनकी स्थिति मजबूत हुई तो उन्होंने भव्य या बड़े मंदिर बनाना शुरू कर दिया और उससे अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने का प्रयास किया था। आगे कह रहा है जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। जो स्थानीय स्तर पर गांव में मूर्तियां बना करके लोग पूजा करते थे स्थानीय देवी देवताओं की, उसको जब पंडितों ने मान्यता दे दी तो बड़े बड़े मंदिर स्थापित करके उन मंदिरों में इन मूर्तियों को स्थापित कर दिया गया, और इस तरह से झोपड़ी में जो मूर्तियां पूजी जाती थी वो अब बड़े बड़े मंदिरों में पूजी जाने लगी। ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जो आपको जानना है वो है आपका खास पॉइंट। एक मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह। देखिए जो मंदिरों की आकृति है बंगाल में वो छप्परदार झोपड़ियों की तरह है। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि बंगाल की जो मतलब मंदिर है वो छप्परदार झोपड़ियों की तरह है। आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला मतलब ऐसा छप्पर जिसमें दो छत हो। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने जो है झोपड़ी नुमा कोई मंदिर बनाया इस तरह से, उसके ऊपर आपने फिर से क्या किया, इसी तरह के स्ट्रक्चर वाले एक और बना दिए, तो ये हो गया आपका दो चाला या चौचाला। इसी तरह की संरचना में दो और तल्ले बना देंगे तो वो चौचाला हो जाएगा, यानी कि चार छतों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। आपने बंगाली गुंबद के बारे में पढ़ा था 5वें अध्याय में, जिससे प्रभावित होकर के अकबर ने बड़े पैमाने पे मुगल स्थापत्य में इस तरह के छप्पर वाले छत का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी कि चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें,
4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। इन 2 चाला और चौचाला मंदिरों के जो भीतरी भाग है इसमें कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों का जो बाहरी दीवार है, बाहरी दीवारों पर चित्रकारी की गई है। सजावटी टाइल्सों और मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। बाहरी भाग जो है कहीं टाइल्स से, कहीं चित्रकला से, कहीं मिट्टी की पट्टियों से सजाई जाती थी, लेकिन आंतरिक भाग इसका काफी सिंपल होता था। आगे कह रहा है कि कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। बांकुरा में जो विष्णु मंदिर है इसमें इस तरह की बहुत ही बेहतरीन सजावट की गई थी। याद रखिएगा। मछली भोजन के रूप में, मछली भोजन के रूप में बंगाल में आप सभी को पता है कि जो बंगाल है ये यहाँ पे मछली आज भी भोजन का प्रमुख स्रोत है, उस समय भी था। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। यानी कि आपकी जो परंपरागत खाने की क्या शैली है ये वहाँ उपलब्ध वस्तुओं से ही निर्धारित होता है। जैसे हमारे यहाँ सरसों बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है तो हम सरसों के तेल का यूज़ करते हैं। जहाँ पे नारियल बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे लोग नारियल के तेल का यूज़ करते हैं। जहाँ पे जैतून ज़्यादा होता है वहाँ पे लोग खाने में जैतून के तेल का यूज़ करते हैं। जहाँ पे गेहूँ ज़्यादा होता है वहाँ पे गेहूँ का खाद्यान्न ज़्यादा यूज होते हैं। जहाँ पे जैसे दक्षिण में चावल ज़्यादा होता है तो लगभग हर भोजन, इडली और डोसा और जैसी चीज़ें वो सब आपके चावल के आटे के होते हैं। हम मैदानी बेल्ट में लगभग सभी अनाज का उत्पादन करते हैं तो हमारे भोजन में लगभग सभी अनाज शामिल होते हैं। तो इस तरह से जो स्थानीय स्तर पे उपलब्ध होता है वही लोगों के भोजन या संस्कृति या शैली में भी शामिल होता है। तो जाहिर सी बात है परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत में होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों चीज़ों की वहां पे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा डिमांड होगी और इस्तेमाल भी होगा। वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। यानी कि जो चावल है, जो मछली है, ये बंगालियों के दैनिक जीवन में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है या उपयोगिता है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। मछली जो है इसका बंगाली साहित्य में जगह जगह पे उल्लेख भी मिलता है। आगे कह रहा है इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। यानी कि इससे ज़्यादा और क्या होगा कि जो मंदिरों की दीवारों पे पट्टियां लगी हैं सजावट के रूप में, उस पर भी मछली को साफ करते हुए दिखाया गया है। मछली को टोकरी में भरकर मार्केट ले जाते हुए दिखाया गया है। यानी कि इतना महत्व है कि मंदिरों के दीवारों पर मछली से जुड़े हुए क्रियाकलापों को दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि वहाँ के लिए मछली कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे कह रहा है ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं है। सामिस मतलब होता है जिसमें नॉनवेज शामिल हो, यानी कि मीट शामिल हो, अंडे शामिल हो या ऐसी चीज़ें जो मांसाहार शामिल हो, तो ये सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं। यानी कि ये मांसाहार नहीं कर सकते हैं, सामिस भोजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए कुछ ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। लेकिन देखा कि बंगाल में मछली बड़े पैमाने पर उपलब्ध है और उसका बहुत ज़्यादा उपयोगिता है और आवश्यकता भी। ऐसे में उन्होंने बंगाल के ब्राह्मणों को थोड़ी सी ढील दे दी। किस तरह का? इन्होंने एक बृहद धर्म पुराण नामक ग्रंथ लिखा। बृहद धर्म पुराण नामक ग्रंथ लिखा जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, जो बहुत लेट में देखिए रची जा रही है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म मछली खाने की अनुमति दे दी। यानी कि 13वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया बृहद धर्म, जिसमें अनुमति दे दी गई कि कुछ खास किस्म के जो मछली है उसको ब्राह्मण लोग खा सकते हैं। यानी कि वहाँ पे उनके लिए एक रास्ता निकाल दिया गया कि वो भी मछली खा सकते हैं। जबकि आप देखेंगे अन्य जगहों पे ब्राह्मणों को नॉनवेज खाने का इजाज़त नहीं होता। हालांकि आजकल तो बहुत सारे लोग नॉनवेज खाने लगे हैं, लेकिन वहाँ पे देखिए उन्हें आधिकारिक रूप से अनुमति दे दी गई कि वो मछली खा सकते हैं। कुछ खास किस्म की जो मछलियाँ हैं वो अपने भोजन के रूप में शामिल कर सकते हैं। आगे देखिए अब हम पहुंच गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यूरोप में
राष्ट्र राज्य का उदय, यूरोप में राष्ट्र राज्य का उदय कैसे हुआ है इसके बारे में देखेंगे। कह रहा है 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच जर्मन बोलते थे। यानी कि जैसे हमारे यहाँ लोग भाषा को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और भाषा से ही हमें लगता है कि वो कौन से राज्य का व्यक्ति होगा या उसकी भाषा क्या होगी, तो ये पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ें आपके विदेशों में भी देखने को मिल रही हैं। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालय पाठ्यपुस्तक ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलन में इस भावना को और भी अधिक बल दिया। यानी कि यहाँ पे भाषा पे जोर दिया गया। इसके पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने भाषा पर जोर देना शुरू कर दिया कि कौन से देश की क्या भाषा है, वही उसकी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और उसको वैल्यू किया जाना चाहिए। और इस तरह से देखिए सभी महत्वपूर्ण जो देश हैं उन्होंने अपने यहाँ अपने देश के नाम पे अलग अलग तरह के भाषाओं का यूज करना शुरू कर दिया। जैसे हंगरी में हंगेरियन, जर्मनी में जर्मन और आपके इटली में इटालियन, इस तरह की भाषा का यूज शुरू हो गया था। जैसा कि भारत में भी देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा, भाषा के आधार पर लोगों की पहचान, इन सारी चीज़ों पर जोर दिया गया। हालांकि भले ही भाषा के आधार पर हमारे यहाँ राज्यों का गठन हुआ हो, लेकिन फिर भी सबके बीच एकता है। कोई ये नहीं सोचता है कि इनकी भाषा अलग है तो ये कहीं से निम्न कोटि के होंगे। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने के बावजूद भी हमारे यहाँ एकता बरकरार है, विभाजन नहीं हुआ है। अब हम लोग देखेंगे आज के क्लास के प्रश्नों को और उसको मैच करेंगे कि आप लोगों ने आज की क्लास में सारी चीज़ों को पढ़ी है तो बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं। कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसको मैच करने में। देखिए अनंत वर्मन कहाँ के राजा हैं? उड़ीसा के राजा थे और इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपने देखा है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया है। नरसिंह देव बर्मन ने कोणार्क के मंदिर का निर्माण कराया था जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, जिसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। दूसरा आपने देखा जगन्नाथ, ये इनका मंदिर कहाँ है? पुरी में है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है और यहाँ पे रथ यात्रा भी निकाला जाता है सुभद्रा का और जो है जगन्नाथ का। महोदयापुरम, महोदयपुरम कहाँ था? केरल के दक्षिण क्षेत्र में था महोदयापुरम। और लीला तिलकम, लीला तिलकम भी कहाँ का है? केरल का ही एक काव्य और व्याकरण ग्रंथ है जो मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। मणि प्रवालम का अर्थ होता है कि आपका प्रवाल और मूंगा, मूंगा और प्रवाल से मिलके बनता है मणि प्रवालम। ऐसे ही अमुक्त माल्यद का अर्थ होता है मोतियों की माला, जिसको कृष्णदेव राय ने लिखा था। अगला देखिए मंगल काव्य, मंगल काव्य आपके बंगाल का था। जो प्रथम श्रेणी के ग्रंथ हैं जो संस्कृत में लिखे गए थे उसमें मंगल काव्य भी था। और आपका लघु चित्र ये कांगड़ा से जुड़ा हुआ है। कांगड़ा में लघु चित्र शैली का विकास हुआ था। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और है क्या है जो आपको सॉल्व करना है। मणि प्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। आपको ये बताना है कि मणि प्रवालम क्या है और कौन सी भाषा में लिखी गई है। अगला है कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? आपने पढ़ा है कथक के प्रमुख संरक्षक के बारे में। बंगाल के मंदिर की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? आपको ये बताना है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है बंगाल के स्थापत्य कला का लक्षण। तो ये सारे आपके प्रश्न हैं। इसके अलावा आपके सामने और भी कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। देखिए चारण भाटों ने सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की? हम जनसाधारण की तुलना शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाज के बारे में बहुत कुछ अधिक क्यों जानते हैं? विजेताओं ने पूरी यहाँ पे आपको देखना है कि शासकों की संस्कृति जो रीति रिवाज है उसके बारे में हम ज़्यादा क्यों जानते हैं जनसाधारण की अपेक्षा। इसके अलावा आपको बताना है कि जो विजेता हैं इन्होंने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न क्यों किया है? बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए? ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर सकते हैं। आपके सामने देखिए और भी क्वेश्चन हैं, आप इनका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा।
शॉर्ट स्क्रीन लेकर के सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे आप लोगों को दीर्घकालिक लाभ होगा और आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, साथ ही लिखने की शैली पता चलेगी और लंबे समय तक सारी चीजें याद रहेंगी। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन पर आंसर राइटिंग जरूर करें, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और रिविजन भी करते रहे। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।